वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और हम लोगों का आज का टॉपिक है फिजिक्स फॉर नीट। नीट के लिए हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन, कैसा मोशन? तो एक रेखीय मोशन, हिंदी में इसे कहते हैं एक रेखीय, ए स्ट्रेट यानी एक रेखा में लाइन, एक लाइन में मोशन। तो चलिए इस चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला जो टर्म जो इसमें आता है ना स्ट्रेट लाइन में, दैट टर्म इज रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम है, इसी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सेकंड नेम है, अदर नेम है रेक्टिलिनियर मोशन। तो क्लियर? रेक्टिलिनियर मोशन अगर आपको आएगा तो समझ में आ जाएगा कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। और इसमें क्या होता है, मोशन तो होता है लेकिन एक रेखा पर होता है, एकदम एक सीध में आपकी चींटी जा रही है रेंगते हुए, सांप जा रहा है रेंगते हुए एक सीध में, ठीक है ना। डायरेक्शन का चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन डायरेक्शन। रेक्टिलिनियर मोशन में डायरेक्शन का चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि डायरेक्शन का चेंज नहीं होता। ये बहुत ही छोटा सा वर्ड है और फ्रेज है, नो चेंज इन डायरेक्शन रिलेटेड टू आपका रेक्टिलिनियर मोशन। और एग्जाम में क्वेश्चन देता है और अच्छे से अच्छे तेज बच्चे भी फंस जाते हैं क्योंकि इस छोटे से लाइन को छोड़ देते हैं, इस फ्रेज को छोड़ देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें जब मोशन होगा तो या तो वह एक्स एक्सिस में मोशन करेगा, नहीं तो वो वाई एक्सिस में मोशन करेगा। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये सब तो आप लोग को मालूम ही है। एक्स एक्सिस में या तो वह मोशन करेगा यानी दिस इज द एक्स एक्सिस, या माइनस एक्स एक्सिस में मोशन करेगा। ओके, उसी प्रकार से या तो वह वाई एक्सिस में मोशन करे या माइनस वाई में, यानी वाई से माइनस वाई, ठीक है, ओरिजिन से निकला वाई की तरफ गया, या ओरिजिन से निकला माइनस वाई की तरफ गया, ओरिजिन से निकला एक्स की तरफ गया, या ओरिजिन से निकला माइनस एक्स की तरफ गया। डायरेक्शन का चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो हमारे को जो स्टडी होगा वो किस में होगा? रेक्टिलिनियर मोशन में। अब हमारे को एक टर्म आता है मैकेनिक्स। अभी जो आप लोग का ये जो फिजिक्स में हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो मैकेनिक्स है। ओके, मैकेनिक्स में ही हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ेंगे, है ना। तो और मोशन, ऑल टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे किसमें? मैकेनिक्स में। तो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्या? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है। क्या है? तो फिजिक्स का एक ब्रांच है। तो मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये तो बड़ा सिंपल बात हो गया, है ना, जो कि डील्स करता है फिजिकल एनर्जी, भौतिकीय एनर्जी, भौतिकीय ऊर्जा एंड फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। क्या क्या चीज़ डील्स करता है? पहला तो यह डील करता है फिजिकल एनर्जी को, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? फिजिकल एनर्जी और फोर्सेज। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फोर्सेज, फर्स्ट फिजिकल एनर्जी और दूसरा फोर्स। और इन दोनों के चलते यदि किसी ऑब्जेक्ट पर जो इफेक्ट आ रहा है, उस इफेक्ट्स की स्टडी जो हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं? मैकेनिक्स में। उस चीज़ की स्टडी हम लोग करते हैं मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स का बहुत ही सुंदर डिफिनीशन है, मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ फिजिकल एनर्जी एंड फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। और मैकेनिक्स के तीन ब्रांच हैं, देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट है आपका स्टैटिक्स, सेकंड है काइनेमेटिक्स एंड थर्ड इज डायनेमिक्स। 3 ब्रांच हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब क्या होता है स्टैटिक्स, ये देखते हैं। स्टैटिक्स एस से होता है स्टैटिक्स, और हिंदी में होता है स्थिर। यानी कोई स्थिर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको स्टडी करना है तो दैट इज स्टैटिक्स, वो स्टैटिक्स के अंदर में आएगा। जैसे ये हमारा बोर्ड स्थिर है तो ये स्टैटिक्स है। मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे बारे में आप स्टडी कर रहे हो तो दैट इज इन काइनेमेटिक्स।
तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अब ये क्या है, स्टैटिक्स जो है मैकेनिक्स का ब्रांच है। क्लियर, स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, नॉट हीट, ओके, नॉट साउंड, मैकेनिक्स का, नॉट लाइट, इन विच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जहां हम लोग स्टडी करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर रहता है, रुका हुआ है, स्थिर है, उसके बारे में। जैसे कि आप अपने बगीचे में पेड़ पर जाकर स्टडी कर रहे हो, आम के पेड़ के पे, ये तो स्थिर है, हिल ही नहीं रहा है, यहाँ से वहाँ जा नहीं रहा है, तो वो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। यानी टाइम चेंज हो गया, समय परिवर्तित हो गया। अब जितने भी समय को ले लो, उस समय में चेंजिंग आया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं किया है। तो उस पार्ट ऑफ टाइम के लिए, उस ऑब्जेक्ट पर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो स्टैटिक्स में आएगा। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ टाइम फैक्टर नहीं है, टाइम फैक्टर डजंट प्ले एनी रोल। टाइम का कोई भी फैक्टर, टाइम फैक्टर यहाँ काम नहीं करता है। कहने का अर्थ हो गया कि मैं सुबह घर से निकला और शाम को ऑफिस से फिर लौट के आता हूँ, तो रास्ते में देखता हूँ क्या कि मेरी जो गाड़ी है परसों जो ख़राब हुई थी वो वहीं की वहीं है, अभी तक उसे ले नहीं गया है। तो इस गाड़ी को हम देख रहे हैं कि 2 दिन से बंद है, तो इस 2 दिनों के दौरान इस पर स्टैटिक्स की स्टडी होगी। तीसरे दिन से चलेगी तो ये काइनेमेटिक्स में आ जाएगी। क्लियर? अब सेकंड हम लोग देखते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन किस कारण से यह मोशन में है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। भैया मोशन में हो ना, कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं है। विदाउट लुकिंग एट द काउज ऑफ द मोशन, बिना मोशन के कारण को जाने हुए यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पर स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज इन काइनेमेटिक्स। ओके, एंड थर्ड टर्म इज डायनामिक्स, और तीसरा जो है वो है डायनामिक्स। It relates the motion of objects to the forces which cause them। अब इसमें क्या है, मोशन तो स्टडी करेंगे ही, लेकिन किस कारण से यह मोशन स्टडी में है, तो ये मोशन और इसके कारण दोनों को रिलेट्स करके स्टडी करेंगे। ठीक है ना, मोशन और उसके कारण को हम लोग स्टडी करते हैं, इसीलिए कहते हैं इट रिलेट्स, रिलेशन बनाता है द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू द फोर्सेज। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को फोर्सेज के साथ हम लोग क्या करते हैं, रिलेट्स करते हैं। किसमें? डायनामिक्स में। ध्यान देंगे, इट रिलेट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू द फोर्सेज विच काउज देम। और यहाँ पर क्या है, द टाइम फैक्टर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर टाइम फैक्टर एक अच्छा खासा रोल अदा करता है। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ये दोनों में टाइम का फैक्टर जो है, टाइम फैक्टर जो है वो अपना रोल अदा करता है। सिर्फ स्टैटिक्स में जो स्थिर है वहाँ टाइम का कोई रोल नहीं है ना। तो स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स तीनों देख लिए। अब एक बहुत ही अच्छा टर्म है आपके लिए पढ़ना, दैट इज क्या है, वो है आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। मम्मी के माथे की बिंदी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। घर में दिखाई दे रही चींटी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यदि मेरे को कहीं से कोई देखे और मैं उसे चींटी की जैसी प्रतीत हो रहा हूं, कि चींटी के साइज का प्रतीत हो रहा हूं, तो आई एम पॉइंट ऑब्जेक्ट। यदि किसी भी चीज को आप देख रहे हो और वो उसको इतनी दूरी से देखो कि वो चींटी के साइज का दिखाई देने लगे, तो वो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी कि उस डिस्टेंस से उस पॉइंट का कोई महत्व ही नहीं है। अगर आप यहाँ से देख लो और यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है ना, एक चींटी यहाँ पर आ गई। अब इस चींटी का यहाँ से इतनी लंबी दूरी में इसका कोई महत्व ही नहीं है, महत्वहीन हो गया। तो दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, यह पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। पटना से दिल्ली ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन जो है इतनी लंबी दूरी में इसकी जो लंबाई है महत्वहीन हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है। एंड ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव्स इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
एक यात्रा है। एक यात्रा में यदि आपका जो साइज है वो कोई महत्व ही नहीं रखता है तो वहाँ पर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, है ना, तो मेरे हाथ भी दिखाई दे रहे हैं, मेरे मुंह भी दिखाई दे रहे हैं, यानी मेरा महत्व है। अभी मेरे को इस स्क्रीन पर मेरा महत्व है, तो आई एम नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी यात्रा करनी है, 10 किलोमीटर की दूरी यात्रा करनी है, तो इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में मेरा कोई महत्व नहीं है, मैं महत्वहीन हो गया। इतनी लंबी दूरी की जब मैंने यात्रा किया, 10 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो मेरे को अगर एक छोर से दूसरे छोर पर देख रहा है कि अच्छा वो वहाँ पहुँचा, तो एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम नगण्य, एकदम बिंदु के समान दिखाई देने लगा, तो दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास अब आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है जो मैंने बताया, अ ट्रेन अंडर ए जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, ये बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, यह भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। कब? जब इस अर्थ को, इतनी बड़ी अर्थ है जिस पर सारे मानव रहते हैं, और ये सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है, तो ये जो सूर्य के चारों ओर जो चक्र लगाती है, यदि इसे इस दूरी से तुलना किया जाए तो ये अर्थ भी हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो दैट्स क्लियर, पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ वी मूव नेक्स्ट टर्म, रेस्ट एंड मोशन। थक गए पढ़ाते पढ़ाते, तो आराम करेंगे, तो चले जाते हैं रेस्ट में। तो रेस्ट में चले गए तो सो गए, तो समय तो चेंज हो गया लेकिन मेरी स्थिति चेंज नहीं हो रही है, तो आई एम इन रेस्ट। और यदि मैं मूव कर रहा हूं तो आई एम इन मोशन। हर समय के हर छोटे से टाइम ऑफ इंटरवल पे मेरी पोजीशन चेंज हो जा रही है। अभी मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ। तो मेरे को क्या है कि जैसे ही टाइम का इंटरवल चेंज हो रहा है, छोटे से टाइम ऑफ इंटरवल में मेरा पोजीशन चेंज हो जा रहा है। लेकिन एक जगह अगर हम देख रहे हैं, अभी आप हमारे को देखो, 1 सेकंड तक मैंने चेंज नहीं हुआ, तो इस 1 सेकंड के लिए मैं रेस्ट में हूँ। ओके, तो आपको ये भी देखना है कि कितने टाइम ऑफ इंटरवल में आप रेस्ट में हो, कितने टाइम ऑफ इंटरवल में आप मोशन में हो। ओके, जैसे बुक लाइंग ऑन अ टेबल, टेबल पर किताब पड़ी हुई है ना, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, टेबल पर किताब पड़ी हुई, कब तक पड़ी हुई है? जब तक कि आप उसे उठा नहीं लेंगे, यानी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, तो उस अवधि के लिए यह बुक क्या है? रेस्ट में है। एक दिए गए टाइम फ्रेम में वह रेस्ट में है। एक व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है, ए पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर, एक व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है, कितने देर के लिए? जब तक कि वह चाय पी नहीं लेता है ना, तो तब तक के लिए वो क्या है? रेस्ट में है। तो रेस्ट समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं डिफिनीशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट का पोजीशन डजंट चेंज नहीं करता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उस अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय व्यतीत होने पर भी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय व्यतीत होने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, इट इज सेड टू बी रेस्ट, तो हम उसे कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। मोशन क्या है? यह भी आपको समझ में आ चुका है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, यदि किसी का पोजीशन कंटिन्यू चेंज कर रहा है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जैसे मेरा यह हाथ चेंज हो रहा है, तो किसके सराउंडिंग में? यहाँ जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसके सराउंडिंग में, आप देख रहे हो ना, चेंज कर रहा है, तो देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो हम उस टाइम फ्रेम में कहते हैं कि वह जो ऑब्जेक्ट है क्या है? मोशन में है। क्लियर? तो रेस्ट एंड मोशन क्लियर। अब ये जो मोशन है इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इस मोशन को भी 3 भाग में बांट दिए। किसके आधार पर? पाथ फॉलोड, कैसा रास्ता तय करता है उसके आधार पर 3 भाग में बांटे। क्या? एक तो हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, वो तो समझ ही गया, एक रेखीय मोशन, एक रेखा पर मोशन, या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, कोई भी एक एक्सिस में। क्लियर? दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा हो गया सर्कुलर मोशन, गोल गोल जो मूव करता है उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। और तीसरा हो गया ऑसिलेटरी मोशन, आपका घड़ी का जो पेंडुलम है ना, टू एंड फ्रो है ना, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। आगे गए पीछे आए, जैसे कि हम यहाँ पर मोशन करते हैं, इधर जाते हैं फिर इधर आते हैं, फिर इधर जाते हैं फिर इधर आते हैं, तो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। वो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो गया सिंपल पेंडुलम, ठीक है।
सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया स्ट्रिंग व्हील्ड इन ए सर्कुलर लूप, और रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो अब हमें लगता है कि ये तीनों आपको समझ में आ गया। तो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम में अगर डिफिनीशन आए 11th क्लास में या 12th क्लास में, इंटर में, तो आप आसानी से लिख सकते हो द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना, द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बहुत आसान है पढ़ना, है ना। और सर्कुलर मोशन, द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, और यदि मोशन हो रहा है सर्कुलर पाथ में तो वो कहलाएगा आपका सर्कुलर मोशन। अब थर्ड हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ गिवन पॉइंट। अगर किसी दिए गए पॉइंट पे वो आगे पीछे दाएं, आगे पीछे या दाएं बाएं मूव कर रहा है बार बार, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, जो कि आपका घड़ी का सिंपल पेंडुलम वाला है ना, ये टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन का एग्जांपल, गाड़ी का चक्का गोल गोल घूमा लेकिन गाड़ी आगे बढ़ गया, यानी गाड़ी का चक्का गोल गोल घूम रहा है, दैट इज इन ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन कार जो है रेक्टिलिनियर मोशन में है। वाओ, ऑसिलेटरी मोशन से रेक्टिलिनियर मोशन तैयार हो रहा है कार का। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के आधार पर, एक्स वाई जेड और एक्सिस के आधार पर हम लोग मोशन को तीन भाग में बांटे, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन को लिखते हैं 1D मोशन, 2 डायमेंशनल को लिखते हैं 2D मोशन, और 3 डायमेंशनल मोशन को लिखते हैं 3D मोशन। सब लोग जानता है 3D मूवी क्या होता है ना, 3D मूवी क्या होता है। नहीं जानता है तो जा करके आज या कल जा करके या कभी जा करके विज्ञान केंद्र में जाकर देख लो, 3D मूवी लगा हुआ है। तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3D डायमेंशनल मोशन। 3D में क्या होगा, हम आपके स्क्रीन से बाहर आ करके आपसे बात करेंगे, है ना, आपको लगा कि एकदम स्क्रीन से सर बाहर आ गए, तो दैट इज 3D मोशन। 1D मोशन में क्या होगा, या तो कोई मोशन एक्स एक्सिस में होगा या तो कोई वाई एक्सिस में होगा। 2D मोशन में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में मोशन होगा। यानी कहने का अर्थ है आपका कैरम बोर्ड पर हम लोग जो कैरम खेल रहे हैं ना, वो 2D मोशन है। यहाँ जो आप देख रहे हो ना, आप हमको जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो हम 2D में आपको दिखाई दे रहे हैं। काहे कि हम इधर भी चलते हैं, इधर भी चलते हैं, ऊपर भी चलते हैं, है ना, देखता है दोनों तरफ एक्स वाई एक्सिस दोनों में हमारा मूवमेंट है, लेकिन जेड एक्सिस में मूवमेंट नहीं है। यानी हम टीवी से बाहर नहीं निकलते, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास सर आ गए। ये जो भी दिखाई दे रहा है ना, सब एक्स और वाई एक्सिस में ही दिखाई देगा आपको, तो दैट इज 2D। एंड 3D में क्या होगा, आपको लगेगा कि टीवी में से बाहर निकल करके आके आपके सामने बैठ गए, है ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस। यानी जेड एक्सिस में कैसा मोशन हो जाएगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, हवाई जहाज चल रहा है, हवाई जहाज नीचे से निकला और ऊपर उड़ गया, 3D मोशन। तो वो सब हो गया 3D मोशन, है ना। आप हम जो घर में चलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो हमारे में 3D मोशन आ सकता है ना, जंप किए 3D मोशन आ गया। तो 1D मोशन तो समझ में आ गया, यदि सिर्फ एक्स एक्सिस से मूव हो रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस से मूव हो रहा है, तो 1D मोशन। आप कार लेके निकले, एकदम जा रहे हो, 1D मोशन इन 1 डायरेक्शन, फिर मुड़े, फिर 1D मोशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से गए, यहाँ 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 और इस पूरे पाथ को देखेंगे, तो दैट इज 2D मोशन हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों में यदि मोशन हो रहा है तो 2D मोशन, और सिर्फ कोई एक एक्सिस से मोशन हो रहा है तो 1D मोशन। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज 1D इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट्स नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। और 2D मोशन, 2D मोशन में हमें क्या चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक x और दूसरा y, है ना। मैं यहाँ से निकला, यहाँ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो देख रहे हैं 2 कोऑर्डिनेट्स से मोशन हो रहा है। एक हमारा x एक्सिस पे मोशन हो रहा है, दूसरा हमारा y एक्सिस पे मोशन हो रहा है, दोनों एक्सिस में हमारा चेंजिंग मूवमेंट हो रहा है, तो दैट इज 2D मोशन। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सैटेलाइट। हमारा जो सैटेलाइट है ना, जिसके चलते टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर गप कर रहे हो, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, दैट इज 2D मोशन, वो 2D मोशन है, ओके। और अब हम लोग देखते हैं 3D मोशन। एग्जाम्पल तो हम बता ही चुके हैं, है ना, जैसे कि बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द गार्डन, तितलियाँ गार्डन में उड़ रही है, तो दैट इज 3D मोशन। मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स,
3D मोशन, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में, तीनों कोऑर्डिनेट्स का यदि यूज हो तो दैट इज 3D मोशन। क्लियर? तो 3D मोशन भी समझ में आ गया, 1D 2D 3D। अब कुछ डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं जो कि हमें बहुत बहुत मदद करेगा आगे जाकर। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स। ये दो भाई हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आप फिजिक्स में पढ़ोगे वो या तो स्केलर्स होगा या तो वेक्टर्स होगा, या तो स्केलर्स होगा या वेक्टर्स होगा। स्केलर्स क्या होता है? स्केलर्स वह होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर्स वह होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वो क्या होता है? वेक्टर्स होता है। कहने का अर्थ है किसी के पास सिर्फ ऊर्जा है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ऊर्जा उस लड़का में बहुत है, मेहनत बहुत करता है, पढ़ता खूब है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या होगा? ऊर्जा है, मेहनत कर रहा है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर है। और कोई लड़का के पास ऊर्जा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, और एक डायरेक्शन है कि नहीं भाई उसे IAS बनना है, उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो क्या हो गया? वेक्टर्स हो गया। ओके, टीचर बनना है, वेरी गुड। तो इफ ओनली द मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई ए फिजिकल क्वांटिटी, यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी और स्केलर्स। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी या स्केलर्स, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो एग्जाम्पल, जैसे आपका मास 5 kg 10 kg, इसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन थोड़े ही है कि इस दिशा में कौनों दिशा में तो 5 kg है। टाइम, समय, लेंथ, इन सब चीज़ों के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्पीड, ETC, ये सब क्या है? स्केलर्स के एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स जब जब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी नए नए टर्म्स, उस समय मैं जरूर बताऊंगा कि वो स्केलर्स है कि वेक्टर्स है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा वेक्टर्स, इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यदि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज यदि हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? वेक्टर्स कहते हैं। इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स। क्लियर? तो आपको स्केलर समझ में आ गया, वेक्टर समझ में आ गया, जो बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट जो टर्म है वो है पाथ लेंथ या डिस्टेंस। डिस्टेंस का ही दूसरा नाम है पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी। जैसे कि आज मैं कुल कितने किलोमीटर चला, मैं यहाँ से निकला, A से निकला, B पर गया, 200 मीटर चला, B से निकला, C पर गया, 300 मीटर चला, और C से निकला, D पर आया, 400 मीटर चला। तो टोटल पाथ लेंथ मैंने कितना कवर किया? तो 200 प्लस 300 प्लस 400, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 200 प्लस 300 प्लस 400। दिस इज द पाथ लेंथ या डिस्टेंस। इसे ही हम लोग पाथ लेंथ या डिस्टेंस कहते हैं। ओके, द लेंथ ऑफ द पाथ covered by an object in a given time interval is known as path length और distance traveled। उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहते हैं। जैसे इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हम लोग अगर देख लें तो समझ में आ जाएगा कि एक स्कूटर है, ए स्कूटर इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, ए बी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर। एक स्कूटर है जो ए से बी जाता है, ए से बी जाता है, और डिस्टेंस कवर करता है कितना? 360 मीटर। कुल दूरी तय करता है 360 मीटर ए से बी जाने के दौरान। ओके, और फिर क्या करता है? कितना देर में? 24 सेकंड में, इन 24 सेकंड, 24 सेकंड में। ओके, एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम बी टू सी, और फिर बी से वो इस बी से सी पर लौट के चला आता है, यहाँ पर, दैट इज सी पॉइंट। इस सी पॉइंट पर लौट कर चला आता है एंड कवर्स 240 मीटर इन 18 सेकंड, और इस दौरान यह कवर करता है कितना? 240 मीटर।
कितना देर में? 18 सेकंड में। ओके, तो पूछ रहा है फाइंड टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर। तो टोटल पाथ लेंथ स्कूटर ने कितना कवर किया? अब ऐसा भी हल्का हल्का क्वेश्चन कभी कभी दे देता है लॉलीपॉप, ठीक है ना। टोटल पाथ लेंथ दैट मीन्स डिस्टेंस, दैट इज क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और वह हमारा हो जाएगा कितना? 360 प्लस 240, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और जोड़कर कितने आएंगे? 600 मीटर आंसर। दिस इज द पाथ लेंथ। यह हो गया आपका पाथ लेंथ। अब नेक्स्ट टर्म जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टेड टर्म है एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। भैया दिन भर तुम घूमा और रात में लौट कर घर को चला आया, ठीक है। जैसे कोई बंदा है वह अपने घर से निकलता है होम, ए दैट इज होम, घर से निकला, ठीक है, स्कूल गया, स्कूल से शॉप गया, पापा के दुकान पर गया, ठीक है ना। अब पापा के दुकान पर गया तो पापा डांट दिए तो वहाँ से दौड़े फिर घर पे चला आया मम्मी के पास, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टोटल हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जहाँ से निकला वहीं पर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और डिस्टेंस कितना हो गया? ये चला था 1 किलोमीटर, ये चला था 2 किलोमीटर, ये चला था 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस टोटल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 3 + 2 + 1 6 किलोमीटर। ओके, एज एग्जाम्पल मैंने रखा है, बाय पिक्चर मत लेना। तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। और देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, कोई बंदा है यहाँ से गया, यहाँ ए से निकला और बी पर गया, ठीक है ना, यानी होम से निकला और स्कूल गया। कितना किलोमीटर चला? तो 3 किलोमीटर चल के गया तो वहाँ टीचर उसको बड़ी गुस्सा आई, कहा भाग यहाँ से, तुम बहुत लेट आया है, आज होमवर्क नहीं बनाया, तुम बहुत इडियट बॉय है। तो यहाँ से ये लड़का फिर क्या करता है? घर की तरफ भागता है, ठीक है। तो वो घर की तरफ आया और यहाँ पर जब आया तो उसकी मम्मी डांट दी, तब यहाँ से ही लड़का जो है भाग करके चला आता है पापा के दुकान पर, ठीक है। यानी कि ये जहाँ था उससे और पीछे ये चला गया जो उसके दुकान था, ठीक है, निगेटिव चला गया। या अगर +x है तो इधर -x में चला गया। तो यहाँ पर क्या है? 3 किलोमीटर आगे गया था और ये 2 किलोमीटर पीछे चला गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये इस पॉइंट से इसका फाइनल पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट से सब्सट्रैक्ट कर दो तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आ गया -2 किलोमीटर, यानी निगेटिव में आ गया। यानी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में भी हो सकता है। क्लियर? और समझो डिस्प्लेसमेंट को, एकदम समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का डिफरेंसेज। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं यहाँ से चला और यहाँ A से गया B पर 4 किलोमीटर, B से गया C पर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि A से C के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताओ, AC डिस्प्लेसमेंट। तो इसे एक सीधा लाइन से आप जोड़ दो, ये AC आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये दूरी को नाप लो, ये जितना भी रहे, अगर 5 किलोमीटर है तो दिस 5 किलोमीटर इज डिस्प्लेसमेंट। यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? हाँ, ये गलत लिखा गया है, सही से उतार देता हूँ। उतना लंबा लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलो शॉर्टकट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। ओके, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा ए से सी के बीच का, देखो तो 4 + 3 दैट इज 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये आपको समझ में आ गया। यानी कहने का अर्थ यदि x2 इज ग्रेटर दैन x1 रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव रहेगा, और यदि x1 x2 से ज़्यादा हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा, और यदि x1 और x2 बराबर हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको वेरिएबल होते हैं।
चेंज करते रहते हैं। अब बात हुई कि डिस्टेंस भी सुन लिया और डिस्प्लेसमेंट भी सुन लिए, तो डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म आपको ने अभी सुना। अब ये दोनों जो टर्म है इसका एसआई यूनिट, ये तो एक आपको सभी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट मालूम होना चाहिए। तो ये दो टर्म है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का इसका भी मीटर होता है। दोनों का एसआई यूनिट मीटर होता है। आप नापने को किलोमीटर, सेंटीमीटर, किसी चीज़ में, किसी भी इकाई में नाप लो, ठीक है ना, किसी भी यूनिट में नाप सकते हो, हेक्टेयर में, किसी भी चीज़ में नाप लो, लेकिन एसआई यूनिट क्या है, मीटर है दोनों का। और फिजिकल क्वांटिटी अगर देखें तो डिस्टेंस जो है वह हमारा स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। यानी कहने का अर्थ हो गया डिस्टेंस के पास नो डायरेक्शन, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। देखते हैं ना, कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, इसे डायरेक्शन से मतलब होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेज है, ये चीज़ तो अब आपका क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को नहीं है ना। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, देखते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में यदि किसी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, उसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंसेज होता है उसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस भी देख लिया, डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, और अगला जो टर्म है वो है स्पीड। स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है जो आपको मालूम ही होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता हो, टाइम टेकन, दैट इज स्पीड, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, स्पीड, है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ओके, यदि हम लोग स्पीड को v से डिनोट करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को s से डिनोट करें, टाइम को t से, तो v बराबर s बाई टी, है ना, या हम लोग कह सकते हैं s बराबर vt, s बराबर vt, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। और स्पीड के जगह पर यदि आप वेलोसिटी रख लोगे तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। स्पीड हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम क्या है, स्केलर है। यानी कहने का अर्थ है तीनों स्केलर है, स्केलर स्केलर स्केलर, स्केलर बाय स्केलर, स्केलर ही आ रहा है। और स्पीड का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, अब ये भी मेरे को बता दो। स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का क्या हो गया, मीटर, और टाइम टेकन का क्या हो गया, सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, ये इसका हो गया एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड, जिसे कि हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। डायमेंशन लिखना तो मैंने बताया था, सेकंड को एसईसी न लिख करके आप सिर्फ एस लिखा करो। ओके, मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका स्पीड का एसआई यूनिट। डायमेंशन तो लिखना आपको आता ही है, एम के लिए डायमेंशन हो जाएगा एल, और एस के लिए हो जाएगा टी माइनस वन, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m0 LT माइनस वन। ये हो गया हमारे को स्पीड का डायमेंशन। क्लियर। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस जितना कवर्ड होगा उससे हम लोग टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वही हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड कहलाता है। अब यह जो स्पीड है गाड़ी की, आप जो गाड़ी से जा रहे हो उसकी स्पीड भी दो तरह से हो सकती है। एक तो यूनिफॉर्म हो सकती है, मानी कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, कभी 10, कभी 15, कभी 5, कभी 30, कभी 40 का है कि बहुत जाम है, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी स्पीड जो है आपका दिए गए इंटरवल ऑफ टाइम में, दिए गए शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में यदि आपका स्पीड वैरी कर रहा है तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
और यदि वैरी नहीं कर रहा है दिए गए पीरियड ऑफ टाइम में स्पीड आपका, तो दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मैं यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी यात्रा किया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में, तो ये जो हमारी जो स्पीड है जो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक दिए गए डिस्टेंस के लिए क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन यदि मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मैं यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ, कभी 10, कभी 20, कभी 25, कभी 30, कभी 40 की रफ्तार से, तो 100 किलोमीटर के लिए हमारा जो स्पीड हो गया वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यानी हमेशा वैरी करते रहा समय के स्थिति के अनुसार। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इट मीन्स दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये ध्यान देने का चीज़ है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कहलाता है क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कहने का अर्थ है कि मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गया, ठीक है, 40 किलोमीटर दूर गया और इस समय हमारी रफ्तार थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप देख लो इसको काट करके, तो हर जगह हमारा स्पीड क्या रहेगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मान लो कि यहाँ से मैं 40 किलोमीटर चल जाता हूँ, ठीक है ना, 40 किलोमीटर जाता हूँ, तो एवरेज स्पीड मेरा 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में हमारी स्पीड 50 रहती है, यहाँ से यहाँ के बीच में हमारी स्पीड 60 रहती है, यहाँ से यहाँ के बीच में हमारी स्पीड 70 रहती है, इसके बाद हमारी स्पीड 50 हो जाती है, इसके बाद हमारी 40 हो जाती है, इसके बाद 30 हो जाती है। तो आप हर इंटरवल ऑफ टाइम पर देख रहे हो कि आपकी स्पीड जो है वो वैरी कर रही है। एवरेज स्पीड कुछ हो सकता है, वो यहाँ से यहाँ के बीच का निकालेंगे, लेकिन एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में आपका स्पीड वैरी कर रहा है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। क्लियर? If an object is moving with a non-uniform speed, it means that it covers equal distances in unequal intervals of time. Equal distance ही है, लेकिन unequal interval of time में कवर किया जा रहा है ना, यानी अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा है, या unequal distance in unequal interval of times, ठीक है। तो वो हमारे को क्या कहलाएगा, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी दूरी तो समान 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, लेकिन ये 5 किलोमीटर 5 मिनट में, ये 5 किलोमीटर 10 मिनट में, और ये 5 किलोमीटर 2.5 मिनट में, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इसका मतलब। क्लियर? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीट हो गया। अब एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जा रही है कैसे, 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी स्पीड कितना है ट्रेन का, और 60 किलोमीटर, और टाइम सेल इट क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 1 किलोमीटर। और एक ब्रिज है, एक पुल है, ये देखिए ये पुल है, इस ब्रिज का लेंथ जो है वो है 1 किलोमीटर, और यहाँ पर ट्रेन है हमारा आया हुआ। क्लियर? ये ट्रेन है हमारा, और इस ट्रेन का लंबाई है कितना, 100 मीटर। अब ये ट्रेन जो है ब्रिज को पार करेगा कितना देर में, ठीक है ना, ये निकालना है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रेन कितना दूरी तय करेगा, 1 किलोमीटर। 100 मीटर लंबा है, तो ये 100 मीटर लंबा है, तो ये यहाँ तक थोड़ी रहेगा, ये इस ब्रिज को पार करने का मतलब है कि ये ट्रेन उस साइड में जाकर खड़ी हो जाएगी ब्रिज के, यानी से टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर, है ना, 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर। तो एक आपका किलोमीटर में है, दूसरा मीटर में है, तो दोनों अलग अलग में नहीं रहेगा, एक में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 मीटर प्लस 100 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1100 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 1100 मीटर, है ना। स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड आपका v इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं, स्पीड है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर में है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको एक यूनिट में रहना पड़ेगा। क्लियर? तो इसे भी मीटर पर आवर बदलना पड़ेगा, यानी कि किलोमीटर, यानी हम लिख सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। यानी इसे मीटर पर आवर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000, तो 60 इंटू 1000, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, यानी 60 इंटू 60,
ये हो जाता है। क्लियर? ये हो गया, यानी कहने करते 0 से 0, 0 से 0, डबल 0 कट गया, है ना। और इसे काट दो आप, 5 दूना 10, 3 दूना 6, ठीक है। यानी 60 इंटू 5/18, 5/18 से अगर किसी को हम लोग गुना करें तो वो डायरेक्ट हमारे को मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये हम ध्यान दे सकते हैं, ये हम लोग यहाँ से निकाल लिए एक फार्मूला, है ना। यानी 60 को हम लोग 5/18 से गुना करें तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग इसे हल करेंगे। तो आप कर सकते हो, 9 दूना 18, 30 दूना 60, आप 3 तिया 9, 10 तिया 30, देख रहे हो कैसे कैसे काट रहे हैं। 10 × 50/3, 50/3 मीटर पर सेकंड। ये हमारे को क्या आ गया, स्पीड आ गया। ओके, हम वी न लिख करके आपको यहाँ पर लिख देते हैं स्पीड, आपको क्लियर रहेगा। ओके, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। हम लोग जानते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस बराबर जानते हैं v इंटू टी, तो t बराबर क्या हो जाएगा, s/v। तो s आपका कितना है, 1100 है। वेलोसिटी स्पीड कितना है, 50/3, यानी नीचे लिख दो 50/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 3। ओके, हो गया। अब इसे आप हल करो तो ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 5 से इसे काटो, 5 दूना 10, फिर 1 0, 5 दूना 10, दैट इज इक्वल टू 66 सेकंड। आंसर आ गया, 66 सेकंड इसे लगेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब इसके बाद नया टर्म आता है वेलोसिटी। तो आफ्टर द ब्रेक, ओके, थैंक यू।